बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 24 और उसका लेक्चर नंबर 4 है। टॉपिक जो हमारा चल रहा था वो है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। आज इसका हम पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने इस स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया का जो पहला पार्ट था उसके अंदर हमने बात की फ्लैजेला, पिलाई और सेल मेम्ब्रेन के हवाले से। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर यानी पार्ट 2 के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया सेल वाल के हवाले से और उसके जो और इन्वेलप हैं यानी बैक्टीरियल सेल इन्वेलप के हवाले से हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आज इसका हम पार्ट 3 पढ़ते हैं और इंशाल्लाह कल हम लोग इसको पार्ट 4 के ज़रिए इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी टॉपिक था। तो इस वजह से मैंने इसको 4 डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया है ताकि इसको पढ़ना भी आसान हो, इसको समझना भी आसान हो। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो मेन पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, उनमें एक साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है। इसके अलावा हम न्यूक्लियोइड को डिस्कस करेंगे, प्लाज्मिड हैं और राइबोसोम्स हैं। ये 4 मेन पॉइंट्स हैं बैक्टीरिया सेल के हवाले से, जिनको आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के हवाले से कि ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है क्या। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स ऐसी सब्सटेंस को कहते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोइड के दरमियान में, ये जो जेली लाइक मटेरियल यहाँ पे मौजूद होगा न्यूक्लियोइड और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिटवीन, हम इस जेली लाइक मटेरियल को नाम देंगे साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स का। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये मैंने एक बैक्टीरिया का सेल ड्रा किया है जिसकी ये बैरूनी जो मेम्ब्रेन है इसको मैंने नाम दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये इसका डीएनए है जो इर्रेगुलर शेप के अंदर जो है वो मौजूद है, इसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसके हवाले से हम तफसील से आगे जाके पढ़ते हैं। तो इस न्यूक्लियोइड और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में इधर जो जेली लाइक मटेरियल होगा साइटोप्लाज्म के तौर पर, हम इसको नाम देते हैं साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स का। इसके अलावा वो कहता है कि अगर हम बात करें बैक्टीरिया के सेल के साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के हवाले से, तो उसमें 2 चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं होती हैं, यानी जो यूकैरियोटिक सेल में होती हैं लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में 2 चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। नंबर 1 मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, और भी काफ़ी सारे क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और भी काफ़ी सारे ऐसे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर तो मौजूद होते हैं लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इनका वजूद नहीं होता। इसके अलावा जो सेकंड चीज़ नहीं होती वो साइटोस्केलेटन है, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद नहीं होते। ये बहुत ही अहम पॉइंट है एमसीक्यूज़ के हिसाब से कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो सेल हैं इनके साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है। तो आप लिख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है उसमें ना तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं और ना ही साइटोस्केलेटन मौजूद होता है। अगर हम इसकी कंसिस्टेंसी की बात करें कि ये दिखता किस तरीके से, तो ये जेल लाइक सब्सटेंस है कि ये सेमी सॉलिड दिखता है। इसके अंदर से जो छोटे छोटे मालिक्यूल्स हैं वो आसानी से मूव कर सकते हैं, जो लार्जर मालिक्यूल्स हैं उनको मूव करने में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा ये जो साइटोप्लाज्म है बैक्टीरियल सेल का, ये मेजर पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लास्ट है। देखिए इस तरह के 2 अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, एक को हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, एक को हम नाम देते हैं प्रोटोप्लाज्म का। अब अगर हम ये जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जितना भी मटेरियल है जिसमें ये न्यूक्लियोइड भी शामिल कर दिया जाए, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स और न्यूक्लियोइड को मिला के हम इसको प्रोटोप्लाज्म का नाम दे दें। लेकिन अगर इस न्यूक्लियोइड और साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स और इसके साथ ये जो बैरूनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको भी अगर हम इंक्लूड कर देते तो ये तीनों चीज़ें मिलकर ये सेल का प्रोटोप्लास्ट कहलाती है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि और भी काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल के
जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है उसके अंदर मौजूद होते हैं, जिनमें ये क्रोमेटिन बॉडी है जिसको हम न्यूक्लियर बॉडी का भी नाम देते हैं, राइबोसोम्स हैं, मीसोसोम्स हैं, ग्रेन्यूल्स हैं और न्यूक्लियाइड्स हैं। इनमें से हम जो है वो न्यूक्लियाइड्स और राइबोसोम को इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम मीसोसोम्स, ग्रेन्यूल्स वगैरह को, सिस्ट वगैरह को स्टडी करेंगे। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियाइड के हवाले से कि ये न्यूक्लियाइड क्या चीज़ है। जो अभी हम लोगों ने सेल के अंदर आप लोगों को दिखाया कि ये न्यूक्लियाइड होता है, वो कहते हैं कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर डिस्क्रीट क्रोमोसोम्स भी होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है। लेकिन अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात करें तो बैक्टीरियल सेल में ना तो डिस्क्रीट क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी इस शेप में क्रोमोसोम नहीं होते हैं, और ना ही उसके अंदर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि ये बैक्टीरियल सेल एक प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, यानी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती है। तो अगर हम बात करें बैक्टीरियल सेल के न्यूक्लियर मटेरियल को, तो वो सेल के अंदर तकरीबन सेंट्रल पोजीशन पे मौजूद होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक बैक्टीरियल सेल है, इसका मैंने ये न्यूक्लियाइड शो किया है। इसके तकरीबन बैक्टीरियल सेल के सेंटर पे, सेंट्रल पॉइंट पे ये मौजूद होगा, जिसको हम न्यूक्लियर डीएनए का नाम देते हैं। अब ये है क्या? इट इज़ अ सिंगल सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। ये एक ही स्ट्रक्चर है, एक ही मॉलिक्यूल है, सर्कुलर मॉलिक्यूल है और डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, यानी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, जो कि एग्रीगेट होने के बाद, यानी एक ही जगह पे इकट्ठा होने के बाद एक इर्रेगुलर शेप बनाता है, डेंस एरिया बनाता है। हम उस एरिया को नाम देते हैं न्यूक्लियाइड का, यानी उस डीएनए को नाम देते हैं न्यूक्लियाइड का। कि जब ये सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए मॉलिक्यूल है विद इन द बैक्टीरियल सेल, ये एक ही जगह पे एग्रीगेट होता है, इकट्ठा होता है, तो ये इस तरह का तकरीबन सर्कुलर टाइप एक इरेगुलर स्ट्रक्चर बनाता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं, इस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियाइड का नाम देते हैं जी। इसके बाद इसके अंदर इसको एक और नाम भी दिया जाता है, न्यूक्लियर बॉडी भी कहते हैं इसको, क्रोमेटिन बॉडी भी कहते हैं। ये जो क्रोमेटिन बॉडी है जिसको हमने न्यूक्लियाइड का नाम दिया है, ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है, एक्सट्रीमली लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, यानी काफ़ी ज़्यादा लेंथ रखने वाला एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, जो इतना फाइन तरीके से, इतना अच्छे तरीके से टाइटली फोल्ड होता है कि वो पूरे बैक्टीरिया सेल के अंदर नहीं, बल्कि बैक्टीरिया सेल का एक कंपोनेंट है, यानी एक छोटा सा पार्ट है जिसके अंदर ये समा जाता है। तो डीएनए जो है बैक्टीरियल सेल का, यानी जो क्रोमेटिन बॉडी है, वो इतना टाइटली फोल्ड होती है, इतना फाइन तरीके से, इतना अच्छे तरीके से जो है वो इसकी फोल्डिंग होती है कि ये बैक्टीरियल सेल के छोटे से एरिया के अंदर भी ये समा जाता है। तो इसके अलावा ये जो बैक्टीरियल सेल्स हैं, इनके अंदर क्योंकि वेल डिफाइंड जो डिस्क्रीट क्रोमोसोम्स हैं वो नहीं होते हैं, तो इनके अंदर क्रोमोसोम के पेयर नहीं बनते हैं। तो ऐसे सेल जिनके अंदर क्रोमोसोम के पेयर ना बने, हम उनको हैप्लॉइड सेल्स का नाम देते हैं। तो बैक्टीरियल सेल जो हैं वो हैप्लॉइड सेल हैं, जिनमें सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी ये क्रोमेटिन बॉडी मौजूद होती है। इसके अलावा ये न्यूक्लियाइड को 3 नाम दिए जाते हैं। एक तो हम न्यूक्लियाइड कहते हैं, एक क्रोमेटिन बॉडी, और तीसरे नंबर पे हमें इसको न्यूक्लियर रीजन के नाम से भी पुकार सकते हैं। अगर हमें किसी भी बैक्टीरियल सेल के अंदर इसी न्यूक्लियाइड को देखना हो, तो हम लाइट माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं, और जिस स्टेन को हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम फ्यूलजेन स्टेन का नाम देते हैं। तो फ्यूलजेन स्टेन इस्तेमाल करने के बाद लाइट माइक्रोस्कोप से बैक्टीरियल सेल के अंदर हमें न्यूक्लियाइड जो है वो विजिबल होता है। इसके अलावा इकोलाई जो है, इसके अंदर अगर हम न्यूक्लियाइड का साइज़ देखें तो वो तकरीबन 14,000 माइक्रोमीटर है। इतना लार्ज साइज़ जो है डीएनए का, वो बैक्टीरिया के छोटे से एरिया के अंदर जो है वो इजीली समा जाता है, क्योंकि इसकी फोल्डिंग बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। इसके अलावा बात करते हैं प्लाज्मिड के हवाले से। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है, जिसको हम प्लाज्मिड का नाम देते हैं।
यानी ये प्रेजेंट इन मैनी बैक्टीरिया, काफ़ी सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें ये प्लाज्मिड मौजूद होता है, और कुछ ऐसे हैं, चंद एक ऐसे हैं जिनके अंदर ये प्लाज्मिड मौजूद नहीं होता है। प्लाज्मिड है क्या? इट इज़ द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। अब ये क्रोमोसोमल डीएनए तो ये था, ये अब एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है और सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है, इसको हम प्लाज्मिड का नाम देते हैं। इट इज़ अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली, ये ऐसा ऑर्गेनेली है जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, अपनी रेप्लिकेशन, अपनी तादाद विद इन द सेल खुद से इंक्रीज कर सकता है। नॉट एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, इसके अंदर जो डीएनए है वो ना तो बैक्टीरिया की ग्रोथ में कोई रोल प्ले करता है, ना ही बैक्टीरिया के अंदर होने वाले मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। तो इसका बैक्टीरियल ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के अंदर कोई रोल नहीं होता है। अब इसके अंदर क्योंकि ये डीएनए है, कुछ ना कुछ तो जीन्स होंगे। अब कौन से जीन्स होते हैं? नॉर्मली जो बैक्टीरिया है उसके अंदर दो तरह के जीन्स दिखने को मिलते हैं। एक हम कहते हैं फर्टिलिटी जीन्स हैं, कि बैक्टीरिया के अंदर जो फर्टिलिटी जीन्स हैं वो मौजूद होते हैं, और आपकी बुक के मुताबिक इसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस रखने वाले जीन्स भी होते हैं जो बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंस काज करते हैं अगेंस्ट ड्रग्स, हैवी मेटल्स, डिजीजेज और इंसेक्ट अटैक। तो इन चीज़ों के खिलाफ जो बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंस है वो उन जीन्स की वजह से होती है जो प्लाज्मिड के अंदर मौजूद होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं राइबोसोम के हवाले से। ये हमारे आज के लेक्चर का आखिरी पार्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें 4 जो पार्ट्स है बैक्टीरियल सेल के हवाले से उसको डिस्कस करेंगे। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो ये 2 चीज़ों पर मुश्तमिल है, आरएनए और प्रोटीन। आरएनए और प्रोटीन जब आपस में मिलती हैं तो राइबोसोम्स बनते हैं। आरएनए 3 तरह के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र और राइबोसोमल आरएनए। तो यहाँ पे राइबोसोम को बनाने के लिए राइबोसोमल आरएनए इस्तेमाल होते हैं। तो राइबोसोम जो हैं ये विद इन द सेल 2 सूरतों के अंदर मौजूद होते हैं, या तो वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं विद इन द सेल, या वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी इनर साइड से लूजली अटैच्ड होते हैं। इसके अलावा हम इनको प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर इनका रोल होता है। अब एक हेल्दी जो सेल है उसके अंदर इन राइबोसोम्स की जो तादाद है वो तकरीबन थाउजेंड्स हो सकती है, काफ़ी हज़ारों तक हो सकती है। और राइबोसोम के साइज़ के हवाले से बात की जाए, क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम का जो साइज़ है वो टोटल साइज़ जो है वो 70S होता है, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर 80S होता है। तो हम कह सकते हैं कि बैक्टीरियल सेल के जो राइबोसोम्स हैं दीज आर स्मॉलर देन यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। तो ये यूकैरियोटिक राइबोसोम से स्मॉलर होते हैं, क्योंकि इनका जो साइज़ है वो 70S है, और यूकैरियोटिक राइबोसोम का जो साइज़ है वो 80S होता है। ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, और अगर आप लोगों को कोई पॉइंट, कोई बात समझ ना आई हो, या आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के तमाम सवालात के जवाबात देने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।